सो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम हमारी एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है क्लास सेवन्थ की, इसको हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट ग्राफ होंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट चार्ट होंगे, उनको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और इस बुक से बस गो थ्रू होंगे इस लेक्चर में कि ये अवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण नाम की पुस्तिका में क्लास सेवन्थ की है ये। तो इसको ज़्यादा में टाइम नहीं लगेगा, इसको हम इस पूरे लेक्चर में गो थ्रू होंगे कि इसमें ये सामाजिक विज्ञान जो है, इसके थ्रू इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है और किन चैप्टर्स का डिस्कस है। ये देखिए 50 रुपीज़ की एक चीज़ ये देख सकते हैं। जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंगली इसका सिलेबस डिज़ाइंड है, ठीक है। फिर इसकी कमेटी है, तो कमेटी में इतने सारे मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं। सभी लेक्चर, सभी अच्छे से एजुकेटेड हैं। तो सबसे पहला आता है, इसमें लिखा होता है, ये देखिए इधर लिखा है, टुगेदर मेक इट अ बेटर वर्ल्ड। हम लोग साथ में मिलके एक अच्छा दुनिया बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चैप्टर कौन कौन से हमारे पास? इन्वायरमेंट है, इनसाइड अवर अर्थ, हमारी अर्थ के अंदर क्या है, आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी पृथ्वी चेंज हो रही है ना। तो ये पहला चैप्टर हमारा कौन सा हो गया? इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरा इनसाइड अवर अर्थ। तीसरे चैप्टर में हमारी चेंजिंग, जो पृथ्वी हमारी चेंज आ रही है। चैप्टर 4 में एयर, हवा के बारे में, जो एयर पोल्यूशन वगैरह है। चैप्टर 5 में वाटर। चैप्टर 6 में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और इसके बाद आ जाता है चैप्टर 7 ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। चैप्टर 8 है ये हमारा क्लास 7 की सोशल साइंस है, इन्वायरमेंट, अवर इन्वायरमेंट, उसको हम देख रहे हैं। तो ये आ गया ह्यूमन इन्वायरमेंट। फिर लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड, लाइफ इन डेजर्ट्स। तो ये लगभग सभी जो चैप्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके ज्योग्राफी में, आपके इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में GS 3 और GS 1 दोनों में ही आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट, ये भी इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट है। लाइफ इन टेम्परेट ग्रास लैंड, जो टेम्परेट ग्रास लैंड है, ये जो टेम्परेट एरिया है, यहाँ पर है ना, यहाँ पे जो ग्रास लैंड्स हैं उनमें जीवन कैसा है। लाइफ इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में जीवन कैसा है। तो इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे और शॉर्ट में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट फिगर फैक्ट्स होंगे। तो इधर देखिए, यहाँ पे रवि पूछ रहे हैं कि जो हमारे बिल्डिंग्स के आसपास की चीज़ें हैं, है ना, टेबल चेयर क्लास, ये सब क्या है? ये हमारा पर्यावरण है। वैसे ही क्या है, जब हम बाहर निकलते हैं तो माउंटेन, रिवर्स, एनिमल्स वगैरह होते हैं, वो सब वो भी पर्यावरण है एक तरीके से। तो यही सब चीज़ें ये आपस में बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। इन्वायरमेंट इज़ अ, यहाँ पे थोड़ी सी डिफिनीशन आती है, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। इन्वायरमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट जो है। और इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देख सकते हैं। नेचुरल जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? वाटर है, एयर है, लैंड है, लिविंग थिंग्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या हैं? ह्यूमन मेड क्या है? बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, मोनूमेंट्स हैं। ह्यूमन में क्या आता है? इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल। तो ये भी हमने कंपोनेंट बना रखे हैं हमारे पर्यावरण के। पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, इकोनॉमिक कैसा है। फिर इसमें आता है एक बार बायोटेक, द वर्ड वी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एनिमल्स ये बायोटिक हैं। एबायोटिक एंड द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि लैंड, तो ये एबायोटिक हैं। अच्छा, इसमें बायोस्फीयर होता है जिसमें तीनों हो, जो एटमॉस्फेयर भी हो, लिथोस्फीयर भी हो और हाइड्रोस्फीयर भी। हाइड्रोस्फीयर मतलब जल वाला एरिया,
लिथोस्फीयर मतलब लैंड वाला एरिया, और एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल हमारा, और बायोस्फीयर में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि बायोस्फीयर में हमारा एटमॉस्फेयर भी आता है, हाइड्रोस्फीयर भी आता है, और लिथोस्फीयर भी आता है। यही हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है। इकोसिस्टम क्या होता है? व्हाट इज एन इकोसिस्टम? व्हाट इज अ इकोसिस्टम? तो क्या है ना, जैसलमेर ये लोग घूमने घामने जा रहे हैं, कुछ ऐसा बता रहे हैं। ऑल प्लांट्स, यहाँ से देखते हैं हम, क्या देखते हैं? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings from an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean, even a small pond. ठीक है, तो ये सब में आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, यही सब चीज़ें हैं इसमें बता रहे हैं कि एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है। ठीक है, तो व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, यहाँ पे कहीं पे डेफिनेशन मिले अगर, मतलब जो भी प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका जो इमीडिएट सराउंडिंग होता है वही उसका क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। यही डेफिनेशन है इसकी। अब आ जाते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या मिल जाएगा? सबसे पहले तो पर क्रस्ट होती है, फिर क्या होता है? हमारा लिथोस्फीयर होता है। इनसाइड द अर्थ हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होती है? क्रस्ट होती है, उसके बाद लिथोस्फीयर होता है, ये बीच वाला एरिया मेंटल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर आ जाता है यहाँ पे कोर, कोर मेंटल बाउंड्री, फिर आउटर कोर आ जाता है इसका इधर, यहाँ पे इनर कोर आ जाता है जहाँ पे लोहा तैरता रहता है। तो ये इंटीरियर हो गया। फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, ये कॉन्टिनेंट्स होते हैं यहाँ पे, इन्हीं को, जैसे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये सब ऊंचे नीचे ऐसे ऐसे बने होते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, ये सब। ये ओशियन है हमारा, ये ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियन के नीचे की जो है क्रस्ट है पृथ्वी की। और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंट के नीचे की क्षेत्र है। और द मेन, अच्छा यहाँ पे मेन पॉइंट क्या पढ़ने वाला? द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, जो कॉन्टिनेंटल मास है, सिलिका और एल्यूमिनिया ज़्यादा होता है। इसे क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज सियाल। सिलिका और एल्यूमिनिया इसकी मिला के फॉर्म सियाल कह देते हैं। द ओशियानिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, यहाँ पे होता है सियाल और यहाँ पे होता है सीमा, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पे क्या मिलेगा? सियाल, और यहाँ पे क्या मिलेंगी? सीमा, मतलब सिलिकन मैग्नीशिया के साथ। तो ये चीज़ें भी बता रहे हैं। अब रॉक्स की बात कर लें। रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, है ना। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। कोई भी जो हमारा नेचुरल मास हो, मिनरल हो, उसको हम क्या कह देंगे? रॉक कह देंगे। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज। मेन कौन से हैं? 3 टाइप्स के हैं। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो व्हेन द molten magma cools it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous form. जैसे मैग्मा है और वो तुरंत जो है ना, तो यहाँ पे क्या बता रहे थे? जब तुरंत मैग्मा निकलती है और लावा जो है ठंडा हो जाता है, तो ये igneous रॉक बन जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ igneous, intrusive rocks और extrusive rocks.
अच्छा, इसके बाद क्या होता है? ठीक है ना, तो ये एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स हो जाते हैं। फिर यही सब यहाँ पे रॉक्स के बारे में डिस्कस है, तो हम इसके फॉर्म्स को बाद में अलग नोट्स में देखेंगे। वैसे ये मेन जो होते हैं, यहाँ पे देखिए मैग्मा निकला, मैग्मा के बाद ये क्या बन गया? इग्निशियस रॉक बन गया। इग्निशियस के बाद यहाँ पे सेडिमेंट हो जाते हैं, इसके टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़े के से मिलकर ये सेडिमेंट्री बन जाता है। सेडिमेंट्री के बाद ये फिर मेटामॉर्फिक बनता है। मेटामॉर्फिक के बाद ये लावा में मिल सकता है, या फिर ये मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट बन सकता है, या फिर सेडिमेंट्री से दोबारा सेडिमेंट्स में आ सकता है, और यहाँ पे आपस में इंटरचेंज हो सकता है। मतलब ये बात है। तो जो रेड फोर्ट है हमारा, वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है ना, ये बातें हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे शायद पूछ सकते हो, व्हाट आर द मिनरल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो कढ़ाई में भैया लोहा है, मतलब कि Fe है। अभी क्लास 7 का हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, आवर चेंजिंग अर्थ। तो हमारी अर्थ जो है वो कैसे चेंज हो रही है, तो सबसे पहले अर्थ मूवमेंट्स देख रहे हैं हम यहाँ पे, कि इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं कुछ, और कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, सडन फोर्सेस हो जाती हैं जो वो इंडोजेनिक में हैं, उसको उसमें सडन फोर्सेस में जैसे अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस और बिल्डिंग माउंटेन्स, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, और एक्सोजेनिक में इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्सेस हैं, जैसे रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। तो यही सब अर्थ को चेंज करते रहते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द मोमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. The force which act in the interior of the earth are called endogenic forces. जो अर्थ के अंदर वो endogenic, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. ठीक है, इसी तरीके से जैसे वॉल्केनो है, ये एंडोजेनिक है, तो वॉल्केनो हो गया। यहाँ पे क्रस्ट है, ये मेंटल है नीचे का, ये क्रस्ट हो गई, यहाँ से क्रेटर हो गया ये ऊपर का। ठीक है, ये वेंट है तो लावा निकल रहा है, तो ये एक वॉल्केनो हो गया हमारा। ठीक है ना, तो हमने वॉल्केनो देखा। फिर एंडो और एक्सोजेनिक समझ लिया क्या होता है। फिर ये क्या है? प्लेट बाउंड्रीज हैं, एपिसेंटर है। कोई भी अर्थक्वेक जो आता है उसका कोई एपिसेंटर होता है, कुछ प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, सिस्मिक वेव जो है रेडिएट होती हैं, है ना, रेडिकली रेडिएट होती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं, an earthquake, although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. मतलब बिल्कुल जो प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले से ही हम तैयारी कर सकते हैं कि बिल्डिंग्स वगैरह ऐसी बनाए जो अर्थक्वेक प्रूफ हो, है ना। और भी कुछ कई प्रिकॉशंस ले सकते हैं सिविल में और मैनेजमेंट में, कि हमें भागकर कहाँ पे शरण लेनी है। सेफ स्पॉट देख सकते हैं, स्टे अवे फ्रॉम, आग के आग से दूर रहें, चिमनियों से दूर रहें, है ना, क्योंकि चिमनी तुम्हारे ऊपर गिर पड़ेगी, जो बड़ी सी होती है भट्टे वाली। बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहें हमेशा भगने के लिए। मेजर लैंड फॉर्म्स देख लेते हैं। वर्क ऑफ अ रिवर, वर्क क्या करती है? कार्य थोड़ा कुछ करती है, ऊपर से चलती है और ग्रेविटेशन के कारण नीचे तक आती रहती है, पर्वतों से सागर तल तक, है ना। तो इसमें कार्य क्या है? ग्रेविटी में आती रहती है, और फिर कई सारे लैंड फॉर्म भी बना लेती है, जैसे उसे कोई अवरोध मिलता है तो वही लैंड फॉर्म हमें देखने हैं। तो ये देखिए क्या है, लीव्स हैं, ये ऑक्सबो लेक्स बना देती है, जब मुड़ती है तो वहाँ पे लेक बन जाता है, फिर उसका मार्ग जब छूट जाता है तो वो ऑक्सबो लेक जो है अर्धचंद्राकार तरीके से बन जाता है।
मियांडर बनाती रहती है टहल टहल के, यही सब बातें हैं। फिर वर्क ऑफ सी वेव्स, जो समुद्र की लहरें, इनका काम क्या है? इरोजन करती हैं, डिपोजिशन करती हैं, बस यही दो मेन काम है। वर्क ऑफ आइस, आइस का काम क्या है भाई? ग्लेशियर बनाना, और ग्लेशियर पिघल कर नदी बनाते हैं, स्वच्छ पानी मिलता है नीचे गंगा के मैदानों को। वर्क ऑफ विंड क्या है? कुछ नहीं, सैंड ड्यून्स बनाना, उड़ उड़ के जो इकट्ठा हो जाते हैं, बस हो गया चैप्टर। फोर्थ चैप्टर देख रहे हैं हम। इससे पहले वाला चैप्टर कौन सा था? इससे वाला पहला वाला चैप्टर था हमारा चेंजिंग अर्थ, अर्थ चेंज कैसे होती रहती है ना, ये सब चीज़ें देखी। अब हम देख रहे हैं एयर हमारी, जिसको हम सांस लेते हैं। तो अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ये मेन सॉलिड लाइन आ गई है। उसके बाद क्या है? ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी प्राणी रहते हैं ना, उनको सर्वाइवल के लिए किसकी आवश्यकता है? एटमॉस्फेयर की, वातावरण की। मून पे एटमॉस्फेयर है नहीं तो वहाँ पे रह ही नहीं सकते हैं। वहाँ पे अपना सांस वगैरह के इंतजाम लेके जाना पड़ेगा। मंगल पे भी यही सीन है। लेकिन यहाँ पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर है, और सब ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह बिल्कुल एग्जैक्ट परसेंटेज में है अवेलेबल। तो हम लोग यहाँ पे सांस वगैरह ले पा रहे हैं। और जहाँ परसेंटेज बिगाड़ेंगे वहीं पे जो हमारा काम तमाम है। तो यही ये चैप्टर बता रहा है कि भाई अर्थ है, उसमें 78% जो है ना ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03, आर्गन है 0.93। ठीक है ना? तो इसी बैलेंस को बनाए रखिए, न कम ज़्यादा कुछ मत करियो। यही सब बोल वचन है इस चैप्टर में कि ग्लोबल सनस्क्रीन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ज़्यादा निकल रही है। फिर यहाँ पे मेन टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें उड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें 4 लेवल 5 लेवल उनको नाम दिया गया है। वो क्या है? तो सबसे पहले तो है ट्रोपोस्फेयर, जिसमें सारी जो घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं, वो इसी वातावरण में होती हैं, ट्रोपोस्फेयर लेयर पे। और ये 0 से 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर और ध्रुवों पर कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी जो है ज़्यादा हो जाती है, तो ध्रुवों पर कम, और इस पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, शायद ऐसा कुछ होता है, देख लीजिए, चैप्टर आपके सामने है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, ओजोन परत होती है। स्ट्रेटोपॉज आ जाता है, फिर मेसोपॉज, थर्मोस्फेयर, थर्मोपॉज, ऐसे ही पॉज लगा लगा के TSM TE 4 लेयर हो जाती हैं। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, मीजो और थर्मो, एक्सो। फिर टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है हमारे वातावरण का। फिर एयर प्रेशर टाइप की एक चीज़ होती है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वातावरण का, उसे ATM में हम तोलते हैं, बार में भी तोल देते हैं, BAR। फिर विंड होती है। अब ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को आप जो है ध्यान से देख लीजिए कि किस तरीके से विंड कहाँ पे बहती है। ठीक है ना? तो सबसे पहले बीच वाला जो इक्वेटरल है, इक्वेटरल लाइन है 0 डिग्री, उस पे इक्वेटरल लो प्रेशर रहता है, डोलड्रम्स कहते हैं। उसके ऊपर वाली साउथ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, व्यापारिक पवनें। तो ये ऊपर से चलती हैं, जब पृथ्वी इधर ईस्ट को घूमती है, तो ये जाहिर सी बात है नीचे को साउथ
वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगी और नीचे से जो पवनें चलेंगी वो ऊपर को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में घूमेंगी। तो ऊपर से आ गई नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नीचे आ गए साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, है ना, क्योंकि ईस्ट की तरफ से चल रही हैं नीचे को। अच्छा, ऊपर सबसे ऊपर आ गया हाई प्रेशर, नीचे आ गया हाई प्रेशर, सबसे बीच में जो है हमारा 0 डिग्री पे लो प्रेशर। ऊपर आ जाते हैं पोलर ईस्टर्लीज और नीचे हैं पोलर ईस्टर्लीज, दोनों सेम एक अक्षांशों पर। इसके बाद प्रेवेलिंग वेस्टर्लीज हैं। तो ये जो है इक्वेटोरियल लो है, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, हॉर्स लैटिट्यूड्स जिसे कहते हैं। तो इसी में परमानेंट विंड्स होती हैं, स्थायी पवनें, सीजनल विंड्स, मौसमी पवनें, और लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें। इन सबको अब देख लीजिए। फिर आ जाता है साइक्लोन, नेचर्स फ्यूरी। नेचर की भयंकर जो है चीजें होती हैं, नेचर की बदलाव होते रहते हैं। यहाँ पर कोल्ड एयर है, वार्म एयर ऊपर उठती है, पानी बरसा देती है, कंडेंस कर देती है, बादल बरस जाते हैं, सब चीज़ें पता है। ठीक है, शॉर्ट में देखिए, बच्चा ना बनो, कुकू कुकू ना करिए, पढ़ते रहिए। वाटर, वाटर के बारे में आप क्या नहीं जानते, सब जानते हैं। नीचे होता है एवापोरेशन, होता है, ऊपर जाता है कंडेंस हो जाता है, फिर प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये वाटर साइकिल है यही। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, ये पूरा वाटर में जितने भी सी हैं, साउथ अटलांटिक सी है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, नील रिवर है, लेक विक्टोरिया देख रहे हैं आप, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, गंगा रिवर देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर देख रहे हैं, सारी मेन मेन रिवर दिखाई गई है। अच्छा, अब ओशियन में कितना पानी है, तो 97.3% है ओशियन में, जो कि सलाइन वाटर है। आइस कैप्स में 2.0% है, जो कि ऊपर आइस कैप्स होती है, हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, जितने भी पर्वत है। ग्राउंड वाटर में केवल 0.68% है, जिसको हम पीते हैं। और फ्रेश वाटर लेक्स, जो झील झरने हैं, लेक्स मतलब जो भी तालाब है, पोखरण है, 0.009। इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक्स कितनी है, 0.009। और एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.0019, और भी कम है। और रिवर्स में कितना, बहुत ही कम है, 0.001। मतलब जितना रिवर्स में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, उससे भी कम नदियों में है। आप समझ रहे हैं, नदियों में बहुत कम है, एटमॉस्फेयर की अपेक्षा बहुत कम है। और ग्राउंड वाटर 0.68 है, जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, और फ्रेश वाटर लेक्स 0.009। आइस कैप्स में अगर पूछ लिया जाए, 2.0% रहता है। तो ये जो है फैक्ट आपकी यूपीएससी में, पीसीएस में आते रहते हैं कि बताइए इनको, रीअरेंज करिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि कहाँ पर कितना जल पाया जाता है ना। तो उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी कीजिए, याद रखिएगा इन फैक्ट्स को। ओशियन में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आइस कैप्स, उसके बाद ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, फिर इनलैंड सीज सॉल्ट लेक्स, फिर एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद रिवर्स। रिवर में सबसे कम पानी होता है, जबकि आपको लगता होगा कि रिवर जो है इतनी गंगा बहती रहती है झमझम झमझम, इसी में सबसे ज़्यादा पानी होगा, है ना, रिवर्स में। लेकिन नहीं, रिवर सबसे लास्ट में आती है, ये ध्यान रखिएगा। रिवर में सबसे ज़्यादा पानी कम होता है, एटमॉस्फेयर में उससे ज़्यादा पानी होता है। बात समझ रहे हैं। और ये सोचेंगे आप कि वातावरण में इतना पानी कैसे हो सके, मतलब नदियों से ज़्यादा पानी वातावरण में है, बहुत सही। अब बात करते हैं हम 9 स्पून साइज कैप, है ना। जो 9 स्पून्स हैं वो आइस कैप्स, मतलब आइस कैप्स में 9 स्पून के बराबर है। 2 स्पून्स जो है 2 चम्मच पानी जो है ग्राउंड वाटर में है। और
आधा स्पून जो है वो फ्रेश वाटर लेक्स है। और उसमें 1 ड्रॉप केवल जो है वो रिवर में है। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से कंपैरिजन है कि सबसे ज़्यादा आइस कैप्स जो कि पर्वतों पर है, पानी पर्वतों पर है, उससे ज़्यादा जो है ग्राउंड वाटर, कम ग्राउंड वाटर में है, उसके बाद फ्रेश वाटर लेक्स में है, और 1 ड्रॉप ही केवल कंपैरिजन करेंगे तो रिवर्स में है। तो इस तरीके से फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी जो एटमॉस्फेयर में है वाटर, वो तो वेपर के रूप में है, तो उसे वाटर थोड़ा कह देंगे हम कि आप जाएं एरोप्लेन से ऊपर और पानी पीते ऊपर से निकल लें। ऐसा नहीं हो सकता। अब हम देख रहे हैं वेव्स के बारे में। तो ये लखनऊ का वेव नहीं है, ये ओशियन की वेव्स हैं, चलती हैं, उड़ती हैं, और हिचकोले खाती जाती हैं। यही सुनामी बन जाती हैं, जो कि अर्थ का पेंडोमोनियम है। मतलब ये आता ही है, आना आना ही है इसको, ऐसा कुछ कह सकते हैं। डिस्ट्रक्शन कॉज बाय सुनामी ऑन तमिलनाडु कोस्ट। टाइड्स क्या होते हैं? रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर होता है। ट्वाइस इन ए डे, डे में 2 बार होता है। चढ़ता है ऊपर फिर नीचे आता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नीप टाइड कब है, स्प्रिंग टाइड कब है। जब बिल्कुल लाइन में होंगे मून और सन, तो भाई उनका ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा बनेगा, तो क्या होगा? स्प्रिंग टाइड बन जाएगा। और अगर दोनों अपोजिट में होंगे तो इधर उधर से स्प्रिंग टाइड बन जाएगा, है ना? पृथ्वी के इधर उधर होंगे। अगर दोनों लोग 90 डिग्री पे होंगे तो नीप टाइड बन जाएगा। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है आपका, ये वाला। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? ये है आपका ओशियन करंट्स। ये हर एग्जाम्स में आती ही रहती हैं कि कौन सी वार्म करंट है और कौन सी कोल्ड करंट है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, अगुल हास जो है वो वार्म करंट है। ये वाली आप करंट देख रहे हैं, ये वार्म करंट है, इधर को नीचू को जा रही है। और फिर उसके बाद क्यूरोशियो है, ये भी वार्म करंट हो गई, जो 20 से ऊपर को जा रही है। इक्वेटर से जो ऊपर को जाएगी साउदर्न या नॉर्दर्न पोल की तरफ, वो वार्म करंट होंगी। अभी अगोलास देखिए इक्वेटर से नीचे की तरफ है तो वार्म है। फिर ब्राज़ीलियन करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो ये वार्म है। फिर उसके बाद इक्वेटोरियल काउंटर करंट है और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये भी वार्म है। गल्फ स्ट्रीम भी वार्म है। अच्छा, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट भी वार्म है। तो अगुल्हा से यहाँ पे ध्यान रखिए, ब्राज़ीलियन ध्यान रखिए। अब ठंडी करंट देख लेते हैं। तो नीचे से ऊपर को जा रही है ना, नीचे से ऊपर को जा रही है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो ये हो गई आपकी कोल्ड करंट। फिर बेंगोला करंट नीचे से जा रही है ऊपर को, तो ये हो गई कोल्ड करंट। हमबोल्ट हो गई आपकी कोल्ड करंट। कैनरीज हो गई, ऊपर से आ रही है तो कैनरीज हो गई कोल्ड करंट। और ऊपर से ओयोशियो आ रही है तो ये हो गई कोल्ड करंट। इस तरीके से आपने करंट भी देख लिया। अब हम देख रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन। क्या क्या पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कितने लगाने चाहिए, किस तरीके से हैं, मतलब क्या होते हैं, हमारा नेचुरल वनस्पतियाँ हमारी क्या होती हैं, कैसी होती हैं, है ना? तो ग्रास लैंड्स होते हैं विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। जहाँ पे मध्यम वर्षा होती है ना, वहाँ पे ग्रास लैंड्स उगाते हैं। घास जिसे कहते हैं। और श्रब्स उगाती हैं, झाड़ियाँ आ जाती हैं, है ना? अब झाड़ियाँ वगैरह घास वगैरह दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि सब जगह तो इंसानों ने खेती करना चालू कर दिया है, तो झाड़ियाँ वगैरह अब कहीं दिखाई ही नहीं पड़ती। कोई बिहड़ इलाका आपको इधर नॉर्थ इंडिया में तो कम ही दिखाई पड़ेगा, भले उधर चंबल वंबल की घाटी में झाड़ियाँ दिखाई पड़े, क्योंकि हर जगह तो खेती हो रही है, कि सिवाय जंगलों को जो कि रिजर्व है। अगर उन्हें रिजर्व कर दिया गया है, कोई नेशनल पार्क वगैरह बना दिया गया है, तब तो ठीक है, वरना झाड़ी वाड़ी काट के सब जगह खेती हो रही है।
और सरकार का भी लक्ष्य होता है कि जो बंजर भूमि है उसे कम से कम करें और एग्रीकल्चर लैंड को ज़्यादा करें और फॉरेस्ट को ज़्यादा करें, है ना। तो या तो होगा तो बिल्कुल फॉरेस्ट होगा, या तो होगा फिर खेती हो रही होगी। बंजर कम करने का पूरा प्रयास चलता है। फिर यहाँ पे देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना। तो इनमें क्या है, बरसात बढ़िया होती है, हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और पार्टिकुलरली ड्राई सीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे ट्रीज जो है अपनी पत्तियां भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि पानी मिलता रहता है, तो पत्तियां क्यों छोड़ें। हार्डवुड मिल जाता है, रोजवुड होता है, इवोनी होता है, महागोनी होता है, यही कॉमन है यहाँ पे। ट्रॉपिकल डिसिडुअस में देख लें तो उष्ण आर्द्र है ना, ट्रॉपिकल उष्ण। तो इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज हैं, एक्सट्रीमली यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। बढ़िया होता है ना, क्योंकि डिसिडुअस है, उष्ण आर्द्रता के कारण इनकी नमी जो है कतई निकल जाती है और कठोर ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हार्डवेयर वगैरह बनाने के लिए, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें सबसे बढ़िया शीशम की लकड़ी होती है, जो कभी ख़राब नहीं होती है। नीम है, टीक है, सॉल है, ये सब ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट के पेड़ हैं। फिर टॉपरेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन था। ये हरे पड़ते पेड़, पत्तियां नहीं गिरते। टेम्परेट वाले जो आ जाए तो ये साउथ ईस्ट ब्राज़ील हो गया आपका, है ना। और ये हो गया आपका, ये ओक होते हैं, इसमें पाइन होता है, यूकेलिप्टस होते हैं। मतलब ये पर्वतों की तरफ थोड़ा सा ऊपर पड़ेंगे तो टेम्परेट रीजन में एवरग्रीन फॉरेस्ट है ऊपर की तरफ। फिर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आ जाते हैं, है ना। यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड वगैरह में पाए जाएंगे। ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं पतझड़ में, ड्राई सीजन में। जैसे ओक, ऐश, बीच, ईटीसी, है ना। डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स, अदर एनिमल्स कॉमनली फाउंड, इन जंगलों में पाई जाती हैं सब, है ना। पीजेंट आप देख रहे हैं, देखिए मुर्गा ऐसा है, मोनल है। फिर मेडिटेरियन वेजिटेशन होता है, मतलब भूमध्य रेखीय वनस्पति क्या कैसी होती है। तो यहाँ पे घास उगाई जाती है, और क्या है, यही सब है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है ना, जहाँ पे ये सॉल्ट टीक वगैरह पाए जाते हैं। ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। ये कहाँ से किस लैटिट्यूड पे है, 50 डिग्री से 70 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब ऊपर वाले अक्षांशों में पाए जाते हैं। इन्हें टैगा वन कहते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में इन्हें टैगा वन कहते हैं। और लंबे लंबे पेड़ होते हैं, सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, और सॉफ्ट वुड, बहुत नरम इसकी लकड़ी होती है, ठीक है ना। मैच बॉक्स बनाने के लिए, पैकिंग बॉक्सेस बनाने के लिए, चिर, पाइन, सेदार, ये होते हैं। चिर पाइन, चीड़ की लकड़ी नहीं होती है, नरम होती है, वाइट वाइट, पीली पीली, वही लकड़ी होती है। यहाँ सिल्वर फॉक्स पाया जाता है, मिंक पाया जाता है, पोलर बियर पाया जाता है। फिर ग्रास लैंड आ जाते हैं, घास के मैदान। तो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड होते हैं, जो आपके इक्वेटरल के आसपास पाए जाते हैं। यहाँ पे एलिफेंट, जबरास वगैरह मिल जाएंगे आपको, है ना। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड, पहले ट्रॉपिकल हो गए फिर टेम्परेट हो गए। मतलब 23 डिग्री से जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, 23 से ऊपर, 50 तक, 40 तक, टेम्परेट ग्रासलैंड आ गए। और 23 नॉर्थ से 23 साउथ तक तो आपके ट्रॉपिकल ही रह गए। फिर इसमें थॉर्नी बुशेस भी आ जाती हैं, है ना, जैसे कि टुंड्रा वनों में। फिर यहाँ पे पोलर बियर मिल जाएंगे आपके टुंड्रा में, वॉलरस मिल जाएंगी, सील मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से हमने वेजिटेशन भी देख लिया। फिर आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट और सेटलमेंट, कैसे सेटल हो जाते हैं आदमी आस पास में। तो सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, ठीक है ना। कभी परमानेंट बना देते हैं हम लोग की तरह, ईंटें सीमेंट से, और कभी टेम्परेरी लकड़ी के मकानों से, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप, ऐसे सेटलमेंट है, हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स हैं, ठीक है। कभी कभी तो ये पूरी बिल्डिंग बन जाती है लंदन की तरीके से, 200 साल चल रहा है बिल्डिंग है ना। कभी तो हम लोग ट्रांसपोर्ट बस वस करके इधर उधर निकलते हैं, यही सेटलमेंट है। फिर रोडवेज है हमारे पास, मेटल्ड रोड है, जहाँ पे हम कंक्रीट बिछा देते हैं। अनमेटल्ड रोड है, ईंटें बिछा देते हैं।
मेटल्ड रोड का मतलब हो गया कि पहले उसमें सरिया डाली, फिर सीमेंटेड कंक्रीट डाल के उसको पूरा सीमेंटेड रोड कर दिया, आरसीसी बना दी। और एक होती है वो तारकोल वाली रोड, एक होती है अनमेटल्ड जिसमें ईंटें वगैरह डाल दे के बनाते हैं। फिर वाटरवेज होता है, जैसे कि नेशनल वाटरवेज, नेशनल गंगा वाटरवे हमारा है वाराणसी से कोलकाता में वहाँ तक। फिर ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ट्रांस साइबेरियन का है व्लादिवोस्तोक से चलेगा इधर से, और यहाँ से चलता हुआ चीता इग्नाइक ये सब होता हुआ मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग तक जाएगा। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। रशिया में रशिया में है पूरा, रशिया कॉन्टिनेंट में है, तो अपने कॉन्टिनेंट में तो ये रेलवे पूरा ले ही जा सकते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत थोड़ा है इनको, देख लीजिए आप। फिर एयरवेज होता है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे होता है, पहले टेलीग्राम भेजते थे कबूतर के थ्रू, फिर उसके बाद पोस्टमैन ले जाने लगे, अब तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ये सब हो गया है। फिर यहाँ पे कुछ रूट्स हैं इधर को, है ना। अब आ जाता है ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन, आपस में कैसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो लाइफ इन द अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में कैसी लाइफ है, इक्वेटरल रीजन में पड़ता है अमेजन बेसिन। यहाँ पे देख रहे हैं ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो ये अमेजन बेसिन जो है, अमेजन नदी यहाँ पे बहती है, इसकी कई सहायक नदियां हैं। और ये कहाँ है, मेनली ये ब्राज़ील में बहती है। देखिए ब्राज़ील है कंट्री, इसमें अमेजन नदी बह रही है। इसके ऊपर हो गया आपका वेनेजुला, उसके वेस्ट में हो गया कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, साउथ बोलिविया, अर्जेंटीना सबसे नीचे हो गया ये। फिर उरुग्वे, पैराग्वे, चिली, ब्राज़ील में है अमेजन बेसिन। तो इसका अपना ही मज़ा है ब्राज़ील में रहने का। अमेजन बेसिन में खूब जंगल है, अमेजन फॉरेस्ट है जिनको जाना जाता है पूरे वर्ल्ड का ऑक्सीजन देने वाला। फिर क्लाइमेट यहाँ पे कैसा है, तो बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, दिन रात दोनों जो है गर्म रहते हैं बढ़िया, ठीक है ना। और क्या, रेन फॉरेस्ट है, मतलब बरसात होती है 12 बजे के बाद, हर दिन बरसात होती है, तो यहाँ पे बढ़िया रेन फॉरेस्ट है। ये टोकन्स टाइप का ये पाया जाता है पक्षी, टैपीर पाया जाता है, ठीक है। और बाकी आप पढ़ ही लीजिए, आपके सामने है। फिर पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, ठीक है ना। दे मेनली ग्रो टपाइका, पाइन एप्पल, स्वीट पोटैटो ये सब उगाते हैं, और स्लैश और बर्न टाइप की ये एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है ना। Developmental activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest। जो भी वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है ना, देखिए पहले इतना फॉरेस्ट था, फिर इनने इतना खेत बनाए, फिर और खेत बनाए, तो फॉरेस्ट कम होता जा रहा है, यही इनकी बातें हैं। लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, तो अमेजन का हो गया। यहाँ पे गंगा है, इधर ब्रह्मपुत्र है, ये ब्रह्मपुत्र आ गई आपकी, ये गंगा आ गई, तो इसमें इसके बेसिन में, यही बेसिन है हमारा पूरा, इसके बेसिन में लाइफ कैसी है, मस्त है बिल्कुल लाइफ गंगा में। वाराणसी में पूजा होती है, बढ़िया धर्म संसद लगता है। लखनऊ में अवध है, नवाब हैं सारे। बरेली में झुमका गिरा है, यही सब चल रहा है। देख सकते हैं आप मैप को, देखिए मेन बात है इसमें, आपको मैप देखना है, मैप की लोकेशन देखनी है, बाकी फैक्ट तो आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। और गंगा में क्या है, पैडी कल्टीवेशन होता है, टी गार्डन इन आसाम है, आसाम भी तो ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स में आता है। वन हॉर्न्ड राइनोस मिलेगा आपको आसाम के नेशनल फॉरेस्ट में। क्रोकोडाइल रहते हैं गंगा में बहुत सारे, ठीक है। तो इस तरीके से ही गंगा हो गया। देखिए बनारस का वाराणसी अलोंग द गंगा रिवर, इसका एक फिगर है। फिर टाइगर इन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक लेक है जो पोल्यूटेड है, उसका फिगर दिखाया गया है, इमेज।
फिर अब ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड की यहाँ पे बात है। टेम्परेट का मतलब हो गया आपका ट्रॉपिकल नहीं, ट्रॉपिकल हो गया आपका 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ है। ये है 23 डिग्री से 50 डिग्री के बीच के रीजन जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड कहलाते हैं, है ना। कहीं पे लिखा भी होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब ये प्रेरीज कहाँ के हैं, तो प्रेरीज देखिए यहाँ के हैं। देखिए ये है आपका 30 डिग्री नॉर्थ टू 80 डिग्री। 80 क्या, ये कौन सा डिग्री है पता नहीं। यहाँ पे प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका में, समझ लीजिए। नॉर्थ अमेरिका में पूरे आपकी यूएसए में प्रेरीज के जो है मैदान घास के हैं, ये टेम्परेट रीजन के अंतर्गत आएंगे। क्लाइमेट आप देख ही रहे हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। फ्लोरा फौना में काउबॉय विद हिज हॉर्स है। अब विजन मिलता है, ये मोटा भैंसा, यही सब चीज़ें मिलती हैं। विल्ड्स हैं, विल्ड विल्ड जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। फिर इनका फ्लोरा फौना देख लीजिए। फिर लाइफ इन द डेजर्ट, हॉट डेजर्ट सहारा, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लिबिया, माली, मारोटीनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिसिया, यहाँ पे जो है हॉट डेजर्ट पाया जाता है। तो ये देखिए सारा फिगर देखना ज़रूरी है। मैप जो है, मैप बेस्ड स्टडी चल रही है हम लोग की, जिसमें हम ज़्यादा दिमाग पे लोड ना लेते हुए केवल फिगर को देख रहे हैं। यहाँ पे सहारा डेजर्ट हम देख रहे हैं, इसमें माली, नाइजर, चैड, सूडान, इजिप्ट, अल्जीरिया आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी लास्ट चैप्टर चल रहा है क्लास 7 की ज्योग्राफी, हम अवर इन्वायरमेंट। यहाँ पे फिगर देखिए इंपॉर्टेंट है। लद्दाख रेंज है, ऊपर से इधर सियाचिन ग्लेशियर है। जम्मू कश्मीर में कारगिल। फ्लोरा फोना में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग हैं, वाइल्ड सीप हैं, यॉक है ना, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद कोल्ड डेजर्ट आ जाता है लद्दाख में, आपका काराकोरम रेंज में पड़ेगा आपका कोल्ड डेजर्ट। कारगिल में पड़ जाएगा 3000 मीटर तक का। ख़त्म। तो यहीं तक रखते हैं लेक्चर को। ये आपका क्लास 7 की मज़े मज़े में हमने बुक जो है गो थ्रू की है कि इसमें क्या है, क्या कितने फिगर हैं, कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है ना। तो ये क्लास 7 की आपकी ज्योग्राफी थी, अवर इन्वायरमेंट, इसको हमने इसमें ख़त्म किया। थैंक यू।